नमस्कार और इस बेहद खास मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे क्लासिक निबंध की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे पढ़ने के बाद न सिर्फ निबंध लेखन बल्कि जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। आज हम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के मशहूर निबंध क्या लिखूं के छिपे हुए दर्शन को बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से डिकोड करेंगे। ये सिर्फ एक समरी नहीं है बल्कि एक ऐसी जर्नी है जहां हम समझेंगे कि आखिर महान लेखक सोचते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी एग्जाम में खाली पन्ना देखकर दिमाग में आया है कि आखिर में लिखूं तो लिखूं क्या? ये सिचुएशन बहुत जानी पहचानी लग रही होगी, है ना? एग्जाम हॉल में बैठे हैं, सामने एकदम खाली पन्ना है और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि शुरुआत कहां से करूं। ये एक ऐसा अनुभव है जिससे हम सब गुजर चुके हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हिंदी साहित्य का ये महान निबंध भी ठीक इसी उलझन और इसी खाली पन्ने की प्रॉब्लम से शुरू होता है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारी इस चर्चा के 6 हिस्से हैं। पहला, खाली पन्ने की समस्या। दूसरा, मास्टरमाइंड लेखक के बारे में। तीसरा, निबंध लेखन की 2 शैलियां। चौथा, अमीर खुसरो की पहेली। पांचवा, ढोल सपने और युवावस्था। और आखिर में छठा हिस्सा होगा परीक्षा रिवीजन और कुछ एमसीक्यूज का। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ, जो है खाली पन्ने की समस्या। यहां हम समझेंगे कि इस पूरे निबंध की कहानी आखिर किस मेन प्रॉब्लम से जन्म लेती है। सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन हो जहां किसी को एक साथ 2 बिल्कुल अलग अलग विषयों पर एक परफेक्ट निबंध लिखने का टास्क दे दिया जाए। यहां लेखक के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उन पर जबरदस्त प्रेशर है। एक तरफ नमिता चाहती हैं कि वो दूर के ढोल सुहावने होते हैं जैसे एक काव्यात्मक यानी पोएटिक टॉपिक पर लिखें, और दूसरी तरफ अमिता की डिमांड है कि वो समाज सुधार जैसे बहुत ही सीरियस मुद्दे पर ऐसे तैयार करें। अब लेखक इस बड़ी दुविधा में फंस गए हैं कि इन दोनों टॉपिक्स पर कम समय में एक आदर्श निबंध कैसे लिखा जाए, और वो भी तब जब दिमाग में एक भी आइडिया नहीं आ रहा हो। लेकिन इस उलझन को सुलझाने के लिए लेखक प्रसिद्ध अंग्रेजी निबंधकार एजी गार्डिनर का एक बहुत ही कमाल का और मजेदार उदाहरण देते हैं। इसे हैट और खूंटी का उदाहरण कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए, आखिर एक खूंटी का काम क्या होता है? बस हैट को टांगना, राइट? उसी तरह किसी भी निबंध का जो विषय या टॉपिक होता है ना, वो सिर्फ एक खूंटी की तरह होता है। असली चीज तो वो हैट है, यानी लेखक के मन के सच्चे भाव और उसकी इमोशंस। जब अंदर से फीलिंग्स आती हैं तो टॉपिक चाहे जो भी हो, बढ़िया लेखन अपने आप होने लगता है। यानी असलियत में भावनाएं ही लेखन को चलाती हैं, सिर्फ टॉपिक नहीं। ये एक बहुत बड़ा लेसन है। अब सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति अपनी इस उलझन को ही एक इतने शानदार निबंध में बदल दे, वो आखिर है कौन? आइए मिलते हैं उस मास्टरमाइंड से। भाग 2 में मास्टरमाइंड लेखक। तो मिलिए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी से। इनका जन्म 1894 में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में हुआ था। अब ये सिर्फ एक आम लेखक नहीं थे, ये हिंदी साहित्य के एक बेहद कुशल आलोचक, निबंधकार और बहुत ही फेमस सरस्वती पत्रिका के संपादक यानी एडिटर भी रहे। इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी पता है? ये गंभीर से गंभीर फिलॉसफी वाले मुद्दों को भी इतने आसान और फ्रेंडली तरीके से समझाते थे जैसे बस आमने सामने बैठकर किसी से बातचीत कर रहे हों। बिल्कुल वैसा ही जैसा हम लोग अभी कर रहे हैं। जब बख्शी जी ने लिखने का मन बना लिया तो अगला बड़ा सवाल ये था कि आखिर लिखा कैसे जाए, स्टाइल कौन सा यूज किया जाए। चलिए इस पर बात करते हैं भाग 3 में, निबंध लेखन की 2 शैलियां। यहाँ 2 बिल्कुल अलग विचारधाराओं का कंपैरिजन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तरफ हमारे ट्रेडिशनल विद्वान हैं जैसे बाण भट्ट या श्रीहर्ष। इनका स्टाइल थोड़ा रिजिड होता था, बहुत ही भारी भरकम शब्द, मुश्किल अलंकार और एक तरह से अपनी नॉलेज का शो ऑफ करना। लेकिन दूसरी तरफ एक अंग्रेजी निबंधकार हुए हैं मॉन्टेन। इनका तरीका क्या था? एकदम फ्री फ्लोइंग, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और सच्ची रॉ इमोशंस पर आधारित। इसमें कोई दिखावा नहीं था। और बख्शी जी को यही आजाद और अनुभव पर आधारित लिखने का तरीका सबसे ज्यादा पसंद आया। उन्होंने सोचा बस इसी तरह लिखना है। स्टाइल तो डिसाइड हो गया, लेकिन उन 2 अलग अलग विषयों का क्या? दूर के ढोल और समाज सुधार, इनको कैसे हैंडल किया जाए? यहीं पर लेखक को एक बहुत ही पुरानी और क्लेवर ट्रिक याद आती है। आइए देखते हैं भाग 4 में अमीर खुसरो की पहेली। इसकी कहानी बहुत ही मजेदार है। एक बार अमीर खुसरो कुएं पर पानी पीने गए।
तो वहां 4 महिलाओं ने उनसे अलग अलग टॉपिक्स पर कविता सुनाने को कहा। वो टॉपिक्स थे खीर, चरखा, कुत्ता और ढोल। अब खुसरो तो भाई खुसरो थे। उन्होंने अपना दिमाग लगाया और इन चारों बिल्कुल रैंडम टॉपिक्स को मिलाकर एक ही कविता बना दी। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा। कितना स्मार्ट है ना। इस ट्रिक से इंस्पायर होकर बख्शी जी ने भी तय कर लिया कि वो अपने दोनों विषयों को एक ही निबंध में बड़ी खूबसूरती से पिरो देंगे। एक तीर से दो शिकार। और दोस्तों, यहीं से यह निबंध अपनी सबसे गहरी फिलॉसफिकल उड़ान भरता है। आगे बढ़ते हैं भाग 5 की तरफ, ढोल, सपने और युवावस्था। सबसे पहले दूर के ढोल सुहावने होते हैं का एकदम लिटरल मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ समझते हैं। सोचिए, जब कोई ढोल बिल्कुल हमारे कानों के पास बजता है तो उसकी आवाज इतनी कर्कश लगती है कि कानों के पर्दे फटने लगते हैं। लेकिन वही ढोल जब किसी नदी के उस पार बहुत दूर बज रहा हो तो उसकी वो चुभने वाली आवाज छिप जाती है। तब वही आवाज हमें किसी शादी या सेलिब्रेशन का बहुत ही मीठा संगीत लगने लगती है। आसान शब्दों में कहें तो दूरी जो है ना, वो सच्चाई की कठोरता को छिपाकर उसे सुंदर बना देती है। तो मुद्दे की बात यह है कि लेखक ने इस दूर के ढोल की तुलना हमारी लाइफ की अलग अलग स्टेजेस से की है। जवानी और बुढ़ापा दोनों ही इन दूर के ढोल की तरह हैं। जवान लोगों के लिए उनका आने वाला फ्यूचर एक सुहावने ढोल जैसा है। उनमें डिजायर्स हैं, वो रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी तरफ बुजुर्गों के लिए उनका बीता हुआ कल यानी पास्ट सुहावना ढोल होता है। वो अपने पुराने अच्छे दिनों को याद करते हैं। उनके पास अनुभव तो बहुत है, पर अब उनमें आगे बढ़ने की वो आग या डिजायर्स नहीं बची हैं। दोनों ही स्टेजेस में लोग अपने आज से, अपने प्रेजेंट से खुश नहीं हैं, क्योंकि प्रेजेंट एक स्ट्रगल है, एक हार्श रियलिटी है। और दूर के ढोल हमेशा अच्छे लगते हैं। और यही जो आज से असंतोष है ना, यही समाज सुधार यानी सोशल रिफॉर्म को जन्म देता है। जवान लोग फ्यूचर को जल्दी से जल्दी आज में लाना चाहते हैं और बुजुर्ग पास्ट को वापस लाना चाहते हैं। इसी टकराव की वजह से हर युग में रिफॉर्मर्स की जरूरत पड़ती है। इस टाइमलाइन को देखिए। 500 ईसा पूर्व में बुद्ध और महावीर, 8वीं सदी में शंकराचार्य, फिर कबीर और नानक, उसके बाद राम मोहन रॉय और 20वीं सदी में महात्मा गांधी। ये साइकिल कभी नहीं रुकता। एक टाइम पर जो बहुत ही प्रोग्रेसिव सुधार होता है, कल वही एक पुरानी खामी बन जाता है और फिर किसी नए सुधार की जरूरत पड़ती है। ये एक एंडलेस लूप है। और देखिए कितनी ब्रिलियंटली लेखक ने दूर के ढोल को समाज सुधार के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ दिया। माइंड ब्लोइंग है ना। चलिए अब इस दार्शनिक गहराई से थोड़ा बाहर आते हैं और देखते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है। चलते हैं भाग 6 पर, परीक्षा, रिवीजन और एमसीक्यूज। फटाफट एक रिवीजन कर लेते हैं। बख्शी जी की किताबों और रचनाओं को याद रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। इसे दिमाग में बिठा लीजिए। पंच, पद्म, झल। पंच से पंचपात्र, पद्म से पद्मवन और झल से झलमला। एग्जाम के लिए बस ये मेन पॉइंट्स याद रखिए। लेखक ने स्टाइल कौन सा चुना? मॉन्टेन का आजाद स्टाइल। इस ऐसे का मेन आइडिया क्या है? 2 बिल्कुल अलग टॉपिक्स को एक साथ मिलाना। और इसका सबसे बड़ा हिडन मैसेज क्या है? प्रेजेंट के स्ट्रगल और दूर के सपनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। अब अपने आप को टेस्ट करने की बारी है। पहला सवाल देखते हैं। निबंध में A.G. गार्डनर के हैट और खूंटी का एग्जाम्पल किस कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा हाईलाइट करता है? थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। हमने बिल्कुल शुरुआत में इस हैट और खूंटी के बारे में बात की थी। और इसका सही जवाब है, ये टॉपिक से ज्यादा लेखक की इमोशंस या भावनाओं की अहमियत को दर्शाता है। जैसे खूंटी बस कपड़े टांगने का एक बहाना होती है, वैसे ही एस्से का टॉपिक भी सिर्फ एक बहाना है। असली जादू तो लेखक के दिल के अंदर छुपे भावों में होता है। वही सच्ची राइटिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। मॉन्टेन की टेक्निक लेखक के किस मेन डिसीजन का आधार बनती है? याद कीजिए, हमने 2 अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स को कंपेयर किया था, एक बहुत रिजिड और एक फ्री फ्लोइंग। अगर दिमाग में एक्सपीरियंस और फ्री राइटिंग आया है तो बिल्कुल सही। सही जवाब है अनुभव पर आधारित आजाद यानी फ्री लेखन को अपनाना। लेखक ने उन पुराने ट्रेडिशनल विद्वानों वाली भारी भरकम शो ऑफ वाली भाषा को छोड़ दिया और सच्चे पर्सनल एक्सपीरियंसेस को चुना। और अब तीसरा और आखिरी सवाल जो इस चैप्टर के पूरे कोर कॉन्सेप्ट पर आधारित है। जवान लोगों के लिए फ्यूचर ब्राइट होता है और बुजुर्गों के लिए उनका पास्ट कंफर्ट देता है। ये जो पूरा कंपैरिजन है, ये बेसिकली किन 2 चीजों पर बेस्ड है? इसका परफेक्ट आंसर है अभिलाषा यानी डिजायर्स और अनुभव यानी एक्सपीरियंस।
जवान लोगों में आगे बढ़ने की भारी अभिलाषा है, लेकिन लाइफ का एक्सपीरियंस जीरो है। वहीं दूसरी तरफ बुजुर्गों के पास पूरी लाइफ का तगड़ा एक्सपीरियंस है, पर अब उनमें नई डिजायर्स बची नहीं हैं। बस यही कमी इन दोनों को अपने आज से दूर भगाती है। तो इस मास्टर क्लास को खत्म करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल छोड़कर जा रहा हूं। लेखक ने हमें बताया कि जो कल का बड़ा समाज सुधार था वो आज के टाइम की एक प्रॉब्लम बन गया। तो जरा सोचिए, आज हमारी सोसाइटी में जिन नए आइडियाज को बहुत प्रोग्रेसिव या मॉडर्न माना जाता है, क्या आने वाले 50 या 100 सालों में वही आइडियाज किसी नई जनरेशन के लिए पुरानी खामी बन जाएंगे? इस कभी ना खत्म होने वाले साइकिल के बारे में जरूर सोचना, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। इस स्रोत सामग्री के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और दुनिया को इस नई और गहरी नजर से देखते रहिए।